नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिव शर्मा आज आपसे एविडेंस साइट के सबूत के भार के विषय में बर्डन ऑफ प्रूफ के संबंध में चर्चा करना चाहूंगी, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 101 से 114A तक दिए हुए हैं। साथियों, सबूत सेक्शन 101 में बताया है कि सबूत का भार क्या होगा। सबूत का भार क्या होगा? कोई व्यक्ति न्यायालय से जो ये चाहता है कि वो जो कह रहा है उसको न्यायालय भी माने, तो उस तथ्य को उसी को साबित करना होगा। देन 102 में ये बताया गया है कि सबूत का भार किस पर होगा। 101 का जो है वो भार हमेशा स्थिर रहता है। वादी जाता है और वो अपनी कोई बात कहता है कि ये बात न्यायालय द्वारा मानी जाए, तो वह बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? वादी पर होगा। अभियोजन जाता है और कहता है कि ख के द्वारा ही हत्या कारित की गई है, किसके ऊपर बर्डन होगा? अभियोजन के ऊपर होगा, राइट। वहीं सबूत का भार किस पर होगा में ये बताया गया, ये स्थिति हमेशा लगातार बदलती रहती है। यदि अभियोजन ने या वादी के द्वारा इस तथ्य को साबित कर दिया गया है, तब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा? अभियुक्त के ऊपर हो जाएगा कि उसने ऐसा नहीं किया है। सेक्शन 103 जिसमें बताया गया है कि किसी विशिष्ट तथ्य के बारे में कोई कथन करता है, वो साबित करना चाहता है, तो उसको साबित करने का भार उसी पर होगा। जैसे मान लीजिएगा, ए कहता है कि बी ने चोरी की है और उस चोरी की स्वीकृति जो थी उसने सी से की थी, तो इसका साबित करने का भार ए पर ही होगा। जो ए है, जो कह रहा है न्यायालय से उस विशिष्ट तथ्य के बारे में, उसको साबित करना होगा। सेक्शन 104 ये कहता है कि साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए कोई तथ्य साबित किया जाना है तो पहले उसे साबित करना होगा। जैसे कि यदि ए के मृत्युकालीन कथन को साबित किया जाना है, उस समय ए की मृत्यु को पहले साबित किया जाना आवश्यक होगा। सेक्शन 105 में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मामले को अपवाद के तहत बताता है कि उसका मामला अपवाद में आता है, तो उसी व्यक्ति को साबित करना होगा कि वह उसके द्वारा जो कृत्य किया गया था वो जो इंडियन पेनल कोड में जो अपवाद दिए गए हैं उसके तहत आता है। सेक्शन 106 ये कहता है कि यदि कोई विशेष ज्ञात तथ्य है जो किसी व्यक्ति के ज्ञान में ही है, तो उसे ही साबित करना होगा। जैसे कि जब कोई व्यक्ति बिना टिकट के यात्रा कर रहा है और उसको टीसी द्वारा पकड़ा जाता है और न्यायालय में मामला आता है, तो ये उसी को साबित करना होगा कि उसके पास टिकट था। 107 में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 30 वर्ष से जीवित था, तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति का अस्तित्व है, वो लाइव है। परंतु एक व्यक्ति आता है और ये कहता है कि वो व्यक्ति जीवित नहीं है, तो जो व्यक्ति इस बात को कहता है कि वो व्यक्ति जीवित नहीं है, उसी को साबित करना होगा। सेक्शन 108 जो कि बिल्कुल 107 के अपोजिट है। 108 में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है, तो माना जाएगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। और जो व्यक्ति कहता है कि नहीं वो व्यक्ति जीवित है, तो उसी व्यक्ति को साबित करना होगा। सेक्शन 109 है वो भागीदार, भूस्वामी और अभिधारी मालिक और अभिकर्ता के मामलों के संबंध में उनकी जो भी पोजीशन है, तो न्यायालय को ये माना जाएगा कि इन लोगों के बीच में यही संबंध है। जो भागीदार है उनके बीच में भागीदारी का संबंध है। भूस्वामी और अभिधारी के बीच में उन दोनों के लैंडलॉर्ड और टेनेंट वाला संबंध है, और मालिक और अभिकर्ता के बीच में भी एजेंट वाला रिलेशंस है, वो है। जो ये कहता है कि इन संबंधों को समाप्त हो गया था, अब वो अव्यवस्थित नहीं है, उनको परिवर्तित हो चुके हैं, तो उस व्यक्ति को ही इस बात को साबित करना होगा कि ऐसा हम लोग के रिलेशन सब नहीं है। 110 ये बताती है कि जबकि प्रश्न है कि कोई कब्जे के संबंध में है, तो माना जाएगा कि जो कब्जा जिस व्यक्ति के पास है उसी का स्वामित्व
भी उसी व्यक्ति का है। जो व्यक्ति कहता है कि नहीं ये ट्रेसपासर है या फिर इसने गलती से गलत तरीके से इससे हमसे इस प्रॉपर्टी को लिया, इसके स्वामी हम हैं, तो उस व्यक्ति को साबित करना होगा, क्योंकि 99% कब्जा जो होता है वो मालिकाना हक प्रदान करता है। राइट। सेक्शन 111 बताता है कि उन सब व्यवहारों में जहाँ सद्भाव को साबित किया जाना हो तो कौन करेगा, जो कि उस सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। मान लीजिए कि कक्षी का कोई एडवोकेट है और अपने क्लाइंट से कोई कुछ लिखा पढ़ी करवाता है और वो सद्भाव में कर भी देता है। अब वो उसने विक्रय कर दिया, अब वो कहता है कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया था, तो इसको साबित करना उसके लिए तो मुश्किल है। तो ये साबित करेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी थी और ये मेरे एडवोकेट थे, इन्होंने गलत तरीके से मुझसे ये सारे कार्य करवाए हैं और मुझे कुछ पता भी नहीं था, इन्होंने कुछ और बता के मुझसे इस पर हस्ताक्षर कराए थे और उन दोनों के बीच में एक सक्रिय विश्वास की स्थिति है। तो उस समय साबित कौन करेगा, जो कि एडवोकेट है, कि मेरे द्वारा इसको कोई धोखा नहीं दिया गया था, इन्होंने जो भी हस्ताक्षर किए हैं वो अपनी संपूर्ण जानकारी में किए हैं। सेक्शन 111 का सिंपल सा बताता है कुछ मामलों के बारे में उपधारणा के संबंध में, जहाँ कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में कोई उपद्रव दिलवाने के लिए, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर शासन के द्वारा कोई उपद्रव दिलवाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है, परंतु उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति पाया जाता है और वो 1 महीने से वहाँ पर है, तो ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए वहाँ पर है और वो कोई ना कोई अपराध कारित करने के उद्देश्य से ही वहाँ पर है। तो ऐसा उसको साबित करेगा कि नहीं मैं इसलिए नहीं था, ये उसी व्यक्ति को साबित करना होगा। फिर सेक्शन 112 कहता है कि कोई विवाहित स्थिति के दौरान यदि किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो माना जाएगा कि उसकी धर्मस्थ संतान है, परंतु विवाद होता है और वो कहता है कि हमारी धर्मस्थ संतान नहीं है, तो न्यायालय को उस समय देखना होगा कि क्या जब संतान हुई उसके 280 दिन पूर्व उन हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस थे, क्या वो दोनों एक दूसरे की पहुंच के अंदर थे। यदि ऐसा था तो वो जो बालक की धर्मस्थता है वो एक निश्चयात्मक सबूत होगा, परंतु इस बात का खंडन किया जा सकता है, इसलिए वह उसकी विधि की खंडनीय साक्ष्य मानी गई है। माननीय सिद्धांतों के अनुसार उसे वे कंक्लूसिव प्रूव होते हुए भी विधि की खंडनीय साक्ष्य बताया गया, बिकॉज उसके जो शब्द हैं उसमें लिखा गया है कि जब तक कि वे साबित ना कर दिया जाए, यदि वे साबित कर दिया जाता है तो वे उसका कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा, फिर उसे साबित करने के लिए कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, परंतु उसको पूर्व में वो उसको साबित कर सकता है। सेक्शन 113 में भी बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति राज क्षेत्र के अध्यर्पण हो गया है कोई, तो ये माना जाएगा कि शासकीय राजपत्र में यदि अधिसूचना दी गई है कि कोई भाग किसी ब्रिटिश राज्य में था और वो किसी भारतीय राज्य राजा शासक या गवर्नमेंट का है, तो वे निश्चयात्मक सबूत होगा। आज की तारीख में इस सेक्शन का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत साल गुजर चुके हैं और इस टाइप का कोई अब क्षेत्र भी नहीं बचा है जो कि ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का कोई क्षेत्र इस समय हो। राइट। सेक्शन 113 ये बताता है कि किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्पीड़न के बारे में उपधारणा करते हैं, जबकि प्रश्न ये हो कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या उसके पति या किसी पति के नातेदार द्वारा उसको दुष्पीड़ित किया गया था, और यह भी दर्शित किया गया है कि विवाह के 7 वर्ष के अंदर उसको दुष्पीड़ित किया गया था और उसने आत्महत्या की थी, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जो क्रूरता की गई थी उसकी की दुष्पीड़न के द्वारा ही उस महिला द्वारा आत्महत्या की गई है, यहाँ उपधारणा कर सकेगा। तथ्य की इस उपधारणा है और जो कि खंडनीय भी है। वहीं 113B ये बताता है कि यदि असमान परिस्थितियों में किसी भी महिला के द्वारा मृत्यु कारित हो जाती है और ये दहेज की मांग के अनुसार ये साबित हो जाता है कि दहेज की मांग थी तो और उसको दहेज की मांग के लिए क्रूरता की जा रही थी, तो न्यायालय उपधारणा करेगा
कि व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की है। दहेज मृत्यु का अर्थ वही है जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304B में दिया गया है। जब भी हम धारा 304B के केस को सॉल्व करते हैं, उसकी एविडेंस कराते हैं, उस पे आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो उस समय हमें पूरा फोकस 113B की ओर भी करना होगा। सेक्शन 114 कहता है कि न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा। इसमें भी बताया गया है कि कोई चुराए हुए माल पर जिसपे मनुष्य का चोरी के बाद प्राप्त कराता है या उसके बाद उसको कैसे प्राप्त हुआ वो साबित नहीं कर पाता, तो न्यायालय इन सब संबंध में उपधारणा कर सकेगा। जहाँ की सह अपराधी है उसकी विश्वसनीयता के अयोग्य है, तो तब भी विशिष्टों की संपुष्टि नहीं होगी। कोई प्रतिगृहित या पृष्ठांकित विनिमय पत्र है तो समुचित प्रतिफल के लिए प्रतिगृहित पृष्ठांकित किया गया था, न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। ऐसी कोई चीज या चीजों की दशा जबकि न्यायालय जिसका जितने कारित थी, जितनी की ऐसी चीजें थी, दशाएं, उन सब के बारे में कि हाँ ऐसा कालावधि थी, ऐसा दर्शित माना जाएगा। न्यायिक और पदीय कार्य नियंत्रित थे और संपादित किए गए थे, यह भी न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। किसी विशिष्ट मामलों में कारोबार के अनुक्रम में कोई कार्य किया गया था, न्यायालय ऐसी उपधारणा कर सकेगा। यदि किसी साक्ष्य को पेश किया जा सकता था, पेश नहीं किया गया, तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि यदि ऐसा पेश किया जाता तो वो उसके विपरीत होता। यदि कोई मनुष्य ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है जिसका उत्तर देने के लिए विधि द्वारा विवश नहीं है, तो उत्तर यदि देता तो उसके अनुकूल होता, ये न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। जब किसी बाध्यता का सृजन करने वाली दस्तावेज बाध्यताकारी के हाल में हो, उस बाध्यता का उन्मोचन हो चुका है, न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। इसी के साथ ही इन्होंने उसके दृष्टांतों को क्लियर किया है, जिसके सामने बताया जैसे कोई चोर है तो और या फिर पाया जाता है तो वो उस को साबित कर सकेगा कि मेरे पास तो इस तरह के और भी सारे सामान है और मेरे द्वारा ना ही चोरी की गई है, ना ही उसको प्राप्त किया गया है। ऐसे ही कोई जो भी कारोबार के अनुक्रम में, किसी सह अपराधी के संबंध में, कोई न्यायिक कार्य के संबंध में जो भी दृष्टांत दिए गए हैं, दस्तावेजों को पेश करने के संबंध में, साक्ष्य उत्तर करने के संबंध में, या फिर बंधपत्र बाध्यकारिता के कब्जे के संबंध में, उसमें सब चीजों को क्लियर करने के लिए एक मौका मिलेगा, जिससे कि वह अपना पक्ष व्यक्ति रख सकता है। लास्ट बर्डन ऑफ प्रूफ की धारा है 114 है, जिसमें उपधारणा बताई गई है कि यदि कोई महिला है और जो रेप से संबंधित मामलों में सेक्शन 376 आईपीसी के संबंध में एवं अमेंडमेंट एक्ट जो आईपीसी के संबंध में आया 376 के संबंध में, चाहे वो 2013 का है या फिर 2018 का है, उसमें जो धाराएं हैं उन धाराओं के संबंध में यदि कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा है और ये साबित हो जाता है कि उस एक्यूज द्वारा रेप किया गया है और उसकी सम्मति के बिना किया गया है, तो ऐसे केसेस में स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में ये कथन करती है कि मेरी सम्मति नहीं थी, तो न्यायालय उपधारित करेगा कि उसकी सम्मति नहीं थी। तो ये थे हमारे बर्डन ऑफ प्रूफ के समस्त सेक्शन। साथियों, उम्मीद है कि मेरे द्वारा दिया गया जो वीडियो था आप लोग को पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।